तो हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में कुछ विद्वानों को भी संरक्षण प्रदान किया था। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विद्वान हुए हैं बाणभट्ट। क्या है तो बाणभट्ट। इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं, जैसे हर्षचरित, हर्षचरित, कादम्बरी, और आपको मिलेगी चंडी शतक, चंडी शतक आदि महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। ये बाणभट्ट था। और मातंग दिवाकर ये भी मिलेगा। और हरिदत्त भी निवास करते थे इसके दरबार में। तो वहीं जयसेन और हिनसांग, हिनसांग उल्लेख करता है कि हर्षवर्धन अपनी राज्य का संपूर्ण आय का अपनी आय का 1/4 भाग विद्वानों पर खर्च करता था। किस पर? तो विद्वानों पर। आगे ये भी उल्लेख करता है हिनसांग कि जो राज्य की संपूर्ण आय थी उसका पहला भाग तो राजा के नाम हुआ करता था, राजा को, जबकि दूसरा भाग विद्वानों को और तीसरा भाग कर्मचारियों को, जबकि चौथा भाग खर्च किया करता था धार्मिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में। आगे मयूर भट्ट हैं, जिन्होंने मयूर शतक जैसी, मयूर शतक, सूर्य शतक जैसी पुस्तकें लिखी हैं। तो विद्वानों के संबंध में याद रखेंगे, एक तो बाणभट्ट और मयूर भट्ट। हिनसांग, हिनसांग चीनी यात्री था, इसको भी संरक्षण दिया था अपने दरबार में। करीब 629 से लेकर 645 ईस्वी तक रहता है हिनसांग, और हर्ष के ही शासनकाल में आता है। और जयसेन थे, हरिदत्त थे और मातंग दिवाकर। तो विद्वानों के संबंध में 6 विद्वानों को याद रखेंगे। एक हमें अभिलेख प्राप्त होता है, ताम्रपत्र लेख, वंशखेड़ा से प्राप्त होता है। तो इसमें उल्लेख है कि हर्ष पहले शैव धर्म का अनुयायी था, पहले यह शैव धर्म का अनुयायी था और बाद में यह महायान शाखा का फॉलोअर बन गया। याद रखेंगे। और इसके सिक्कों पर, किसके? तो हर्षवर्धन के सिक्कों पर हमें नंदी के ऊपर बैठे शिव पार्वती से युक्त सिक्के भी प्राप्त होते हैं। और राजवर्धन द्वितीय की मृत्यु के पश्चात, जैसा कि हमने अभी देखा, तो राजवर्धन का एक महामंत्री या प्रधानमंत्री था। तो हर्षवर्धन या पुष्यभूति वंश में महामंत्री को पोनी या भंडारी नाम से भी जाना जाता। याद रखेंगे शब्दावली, पोनी या भंडारी पूछा जाए किसके लिए प्रयुक्त किए जाएंगे? तो महामंत्री या मंत्रियों के लिए। किस काल में? तो पुष्यभूति शासन के काल में। याद रखेंगे, एक पोनी और भांडी किसके लिए प्रयोग किए जाएंगे? तो मंत्री या महामंत्रियों के लिए। तो राजवर्धन द्वितीय के पश्चात महामंत्री ने हर्ष को गद्दी पर बैठने हेतु आमंत्रित किया था। ये भी देखते हैं, हर्ष के समय में मथुरा प्रमुख कपड़ा का केंद्र हुआ करता था। और 641 ईस्वी को चीनी सम्राट ताई स्वांग के यहाँ इसने अपना ब्राह्मण राजदूत भी भेजा था। किसने? हर्ष। याद रखेंगे किस सम्राट के यहाँ? तो चीनी सम्राट है ताई स्वांग, नाम याद रखेंगे, ताई स्वांग। आगे बात करें तो लियोंग होई नामक राजदूत भी हर्ष के दरबार में आया था। लियोंग होई नाम से पता पड़ गया होगा कि चीनी राजदूत था, चीनी सम्राट ने भेजा था। और वांग स्वात्सेने, तो ये यात्री भी चीनी यात्री था। याद रखेंगे, ये 3 बार दरबार में आया था हर्षवर्धन के। कितने बार? तो 3 बार। याद रखेंगे, एक तो ताई स्वांग चीनी सम्राट के यहाँ अपना एक ब्राह्मण राजदूत भेजा। वहीं लियांग होई नामक राजदूत जो कि चीन का था, ये हर्ष के दरबार में आता है। और एक चीनी यात्री है हिनसांग के अतिरिक्त वांग स्वात्सेने, ये 3 बार आता है हर्ष के दरबार में। कौन है ये? तो चीनी यात्री है हिनसांग की तरह। आगे हम देखें तो हिनसांग ने कुछ तथ्यों का भी उल्लेख किया है, कि हर्ष अपनी आय का 1/4 भाग विद्वानों पर खर्च करता था। हम देख चुके हैं पहले।
ये भी देखा कि इसकी आय में या राज्य की संपूर्ण आय में पहला हिस्सा राजा का, जबकि दूसरा हिस्सा विद्वान का, तीसरा कर्मचारियों का और चौथा धार्मिक उद्देश्य। इन सभी का उल्लेख एक करने वाले एक इतिहासकार हैं रामशरण शर्मा। ये क्या लिखते हैं? रामशरण शर्मा इन सभी तथ्यों का उल्लेख करते हैं। हर्ष का संबंध नालंदा बौद्ध विहार से हमने देखा कि गुप्त काल में कि नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा करवाई जाती है। तो हर्ष ने भी कुछ योगदान दिए नालंदा बौद्ध विहार में। जैसे हर्ष के समय इस नालंदा बौद्ध विहार के अध्यक्ष या बोले कुलपति, क्या बोल सकते हैं? कुलपति भी बोल सकते हैं। अध्यक्ष या कुलपति हुए थे शीलभद्र, और हेनसांग इसी बौद्ध विहार में पढ़ने आया था, अध्ययन करने बौद्ध ग्रंथों का। और नालंदा बौद्ध विहार में हर्ष ने पीतल की चद्दरों से एक नालंदा मठ की भी स्थापना करवाई थी। याद रखेंगे, पीतल की चद्दरों से नालंदा मठ की स्थापना कहाँ? तो नालंदा बौद्ध विहार में। आगे हम देख चुके हैं कि हर्ष पहले शैव धर्म का अनुयायी था, बाद में यह बौद्धों की महायान शाखा का अनुयायी बन गया या फॉलोअर बन गया। आगे देखें तो हर्ष के जीवन काल में दो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। जैसे यह बोले कि हर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन भी करवाता था। कहाँ पर? तो प्रयाग में। याद रखेंगे, महामोक्ष परिषद का आयोजन होता था प्रयाग में, और प्रत्येक 5वें वर्ष में होता था। कितने वर्ष में? तो 5वें वर्ष में। और इस महामोक्ष परिषद के उपलक्ष्य में यह बुद्ध की पूजा किया करता था। भगवान बुद्ध की मूर्ति की पूजा अर्चना। और इसी परिषद में विभिन्न धर्मों के विद्वानों को बुलाता था, और उनको दान दक्षिणा दिया करता था। दान दक्षिणा, यूं बोले कि धार्मिक कार्यों में अपना योगदान दिया करता था हर्ष। तो बोले कि महामोक्ष परिषद का आयोजन पूछा जाए तो प्रयाग में, और प्रत्येक 5वें वर्ष में होता था। और इसे महामोक्ष परिषद के दौरान बुद्ध की पूजा की जाती थी, और विभिन्न धर्मों के विद्वान आया करते थे और उनको दान दक्षिणा जो भी धार्मिक कार्य है वो किया करता था। तो इससे बोल सकते हैं कि धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था। कैसा था? धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था हर्षवर्धन। आगे हम बात करें तो हर्षवर्धन के ही शासनकाल में धर्म परिषद का भी आयोजन किया जाता था। एक महामोक्ष परिषद के ही तरह धर्म परिषद का आयोजन भी होता था। कहाँ पर? तो कन्नौज में। और बोले कि हर्ष धर्म परिषद का भी आयोजन करवाता था, प्रत्येक वर्ष करवाता था। याद रखेंगे, प्रत्येक वर्ष। कहाँ पर? तो कन्नौज में, यूपी वाला कन्नौज। तो इस सभा में ये बोले प्रत्येक वर्ष कन्नौज में धर्म परिषद का आयोजन करवाता था। और इतिहासकार हुए हैं रामशरण शर्मा। ये अपनी पुस्तक में उल्लेख करते हैं कि इस सभा में कामरूप के शासक थे भास्कर वर्मन। तो वहीं लगभग 20 से अधिक राज्यों के राजाओं ने भाग लिया था इस सभा में। और इसी सभा में हिमसांग भी गया था, हिमसांग भी सम्मिलित हुए थे, चीनी यात्री हिमसांग। और कई हजार, एक दो तीन नहीं, कई हजार विभिन्न धर्मों के पुजारी, पंडा या पुरोहित थे। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये था धर्म सभा में कि एक विशाल टावर बनवाया था हर्ष ने कन्नौज में, और इस टावर के ऊपर भगवान गौतम बुद्ध की सोने की प्रतिमा भी लगवाई थी।
और इस प्रतिमा की पूजा करने के बाद जो भी लोग शामिल हुए थे इस धर्म सभा में, उनको रात्रि भोज करवाया गया। अब रात्रि भोज करवाने के पश्चात, क्योंकि हर्ष महायान शाखा का अनुयायी था, तो हर्ष ने महायान शाखा के गुण धर्मों को बताया। इस सभा में जो भी विद्वान थे, पंडित, पुरोहित और 20 से अधिक राज्यों के राजा लोग, तो उनको महायान शाखा के बारे में बताया और अपने तर्क को, जो इसने तर्क दिए थे, इन तर्क को खंडन करने के लिए कहा सभी को, लगभग 5 दिनों तक कोई ऐसा व्यक्ति या विद्वान नहीं था जो हर्षवर्धन के तर्कों को वितर्क में बदल सके, खंडन कर सके। अंततः क्या होता है, 5 दिनों के पश्चात इस टावर में आग लग जाएगी और आग लगने के पश्चात हर्ष की मृत्यु की, जो उनके धार्मिक प्रतिद्वंदी थे हर्ष के, तो उनके द्वारा हर्ष को मारने की कोशिश की जाती है, उनकी मृत्यु की कोशिश की जाती है। और इतना ही नहीं, हेनसांग को भी मारने की कोशिश की जाती है इस धर्म सभा में। तो हर्षवर्धन ये घोषणा करता है कि यदि हेनसांग को खरोंच भी आई तो मैं सिर काट दूंगा। और माना जाता है इसी धर्म सभा से इसने करीब 500 ब्राह्मणों को, कितने, 500 ब्राह्मणों को निर्वासित कर दिया था अपने राज्य से, और कुछ को तो हत्या भी की गई थी, कुछ ब्राह्मणों की हत्या भी की गई थी। तो ये सब बताने का तात्पर्य क्या है कि हर्षवर्धन इतना धार्मिक रूप से सहिष्णु नहीं था जितना बताया गया है। ये इतिहासकार राम शरण शर्मा लिखते हैं कि ये व्यक्ति इतना सहिष्णु नहीं था धार्मिक रूप से। तो ये थी धर्म सभा। उम्मीद करता हूँ पसंद आया हो।